सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका एक और नाम है दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबको मेरी आवाज आ रही है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, सबको आवाज आ रही है ना? एक बार हाथ उठा के कंफर्म कर दीजिए। एंड दोज हैविंग नेटवर्क इशू डोंट वरी, आई जस्ट अपलोड दिस लेक्चर ऑन द यूट्यूब। और ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं? देखिए अभी अभी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े थे मेरे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड उनके बारे में मैंने कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टू मेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टू मेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो आखिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते कैसे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को एक स्क्रीन पे लेके जाना चाहूंगा। देखिए आखिर ये कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं, पहले मैं यही समझा दूं। सबसे पहले आपकी अटेंडेंस ले लो। हाँ जी, अटेंडेंस हो गई। हाँ जी बच्चों, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस, क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? हाथ उठा के कंफर्म करें। वेरी गुड। स्क्रीन के अंदर मैंने वर्नर थ्योरी का एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रखा है। एक्चुअली वर्नर भाई साहब हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में कुछ कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि क्यों ट्रांजिशन मेटल्स दो दो प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स में मैंने आप लोगों को बोला था देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। आज हम उन चीजों को सीखेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम उन बातों को सीखेंगे। यहां सेंटर में आप देख सकते हो कोबाल्ट है, ठीक है मेरे बच्चों। कोबाल्ट एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, और कोबाल्ट ने क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन 1, दिस इज क्लोरीन 2 एंड दिस इज क्लोरीन 3, इन तीनों क्लोरीन्स के साथ आयोनिक वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। आयोनिक वैलेंसी क्या होती है? इस कोबाल्ट ने इन तीनों क्लोरीन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? हाथ उठा के बताएं, क्या ये बात समझ में आ गई? इस कोबाल्ट ने तीनों क्लोरीन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, दे दिया। देने से कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जिससे कि कोबाल्ट के पास जो डी ऑर्बिटल था, ध्यान से सुनिए, जो डी ऑर्बिटल था वो खाली हो गया। डी ऑर्बिटल खाली होने से क्या होगा? इट्स लाइक अ वेयर हाउस। जब वेयर हाउस आपके घरों के आसपास है ही, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, अगर वेयर हाउस ही खाली हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगी? बाहर से और सामान मंगवाएगी और उसमें डाल देगी। तो ये एक वेयर हाउस था जो खाली हो चुका है। अब ये खाली हो चुका है तो ये जो बाहर की कंपनियां हैं जिनके पास लोन पेयर हैं या नेगेटिव चार्ज है, वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे ताकि उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाए और इसका जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहले कोबाल्ट ने दिए किनको? क्लोरीन को, जिससे उसने अपनी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, जिससे उसने अपनी प्राइमरी वैलेंसी को क्या कर दिया मेरे बच्चों? सेटिस्फाई कर दिया। देन जब कोबाल्ट का डी ऑर्बिटल खाली होता चला गया तो इन जो सराउंडिंग में लिगेंड्स थे, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा किन्हें लिगेंड्स कहते हैं किन्हें नहीं। ये जो लिगेंड्स थे, ये जो मॉलिक्यूल थे जिनके पास लोन पेयर था, उन्होंने कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और वो भी पेयर के अंदर, और उस पेयर के अंदर देने से वो बना लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस प्रकार की एंटिटी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये वर्नर था जिसने पहली थ्योरी दी थी। ये बात किस किस को समझ में आ गई, जल्दी से बताइए। फिर मैं आता हूं आपको लेके अपनी दूसरी स्क्रीन पर, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, ठीक है। चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं भैया। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल है, चाहे वो कोबाल्ट हो, आयरन हो, निकल हो, इनको पहले सेटिस्फाई करनी पड़ती है अपनी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। बाद में जब हम और थ्योरी पढ़ेंगे ना बच्चों, तो हर एक चीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
ये थ्योरी भी बाद में पढ़ेंगे, वर्नर थ्योरी भी बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, कोबाल्ट ने एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, देने पर इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आने के पास जो इसका डी ऑर्बिटल था, ये मैं आपको वीबी थ्योरी में बड़े ही प्यार से समझाऊंगा। जस्ट सपोज हम मान के चलते हैं ये इसका डी ऑर्बिटल था, ठीक है मेरे बच्चों, और इसके पास ये सारे के सारे ऑर्बिटल खाली हैं। जस्ट सपोज इलेक्ट्रॉन देने के पास इसके पास ये सारे के सारे ऑर्बिटल खाली हैं, तो यहां पर एक NH3 आ जाएगा। वैसे खाली नहीं होते, ये इस तरह से होता है, ठीक है। यहां पर एक NH3 आ जाएगा, एक NH3 यहां आ जाएगा, एक NH3 यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक यहां दे देगा, एक यहां दे देगा। देख रहे हो, तो 5 NH3 इससे कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये d ऑर्बिटल हमारे और ये s ऑर्बिटल खाली था। क्या ये बातें समझ में आ गई? इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही ज्यादातर ये शो कर पाते हैं। इस तरह से ये ट्रांजिशन मेटल ही ज्यादातर शो कर पाते हैं, ठीक है। अभी मैंने कोई चीज नहीं बताई है लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलावा, कोई लिगेंड, कोई सेंट्रल एटम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ भी नहीं बताया है। सिर्फ वर्नर थ्योरी का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि क्यों कोई ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए मैं जल्दी से इस चैप्टर को डिवाइड कर देता हूं कैटेगरीज के अंदर। तो देखिए चैप्टर के शुरुआत में सिंपली एक चीज होगी जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। भाई अब कोई नई चीज पढ़ रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन तो देखना पड़ेगा ना भैया। इंट्रोडक्शन के बाद अपने पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नोमेनक्लेचर। अब तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया, लेकिन उनका नाम कैसे देते हैं, स्ट्रक्चर को कैसे नाम देते हैं और नाम से कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये नहीं समझ में आया तो कैसे काम चलेगा। देन इसका अगला जो फेज है वो है आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स बनाते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल भी होते हैं, हाइड्रेशन भी होते हैं, ऑप्टिकल भी होते हैं। एंड देन उसके बाद आएंगी थ्योरीज बिहाइंड दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें मैंने आपको बता दी है वर्नर थ्योरी, जो कि एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे इन द एंड। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे CFT थ्योरी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये बातें समझ में आ गई? इस प्रकार से इस चैप्टर को हम 4 कैटेगरीज में तोड़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लो हम आज क्या क्या करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले तो हम हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, हमारा जो ये प्यारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हम कंपेयर करेंगे डबल सॉल्ट के साथ, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा इस आज के लेक्चर में एंड में कराऊंगा, क्योंकि उससे पहले मुझे बताना है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मुझे ये बताना है अच्छे से कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। इसके बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर बनता है तो सेंट्रल एटम कौन होगा, एक होगा या मल्टीपल होंगे, ये मुझे बताना है। सेंट्रल एटम बताने के बाद जो सराउंडिंग एटम है, जिन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स, वो क्या होंगे और वो कितने प्रकार के होंगे। मेनली तो न्यूट्रल, जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो, या फिर नेगेटिव आयन लाइक हेलोजन्स, फ्लोरीन्स, और कई तो पॉजिटिव भी होते हैं। ये बहुत कम मिलेंगे, ये बहुत लेस मिलेंगे, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास डेंटिसिटी आएगी बच्चों। डेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप दांतों वातों की बातें करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेंटिसिटी, ठीक है, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है चिलेशन, हम उसके बारे में जानेंगे। और कौन कौन सा लिगेंड हमारा चिलेशन शो करता है, चिलेटिंग रिंग क्या होती है, इसके बारे में आज जानेंगे। देन जब ये सब हो जाएगा, देन हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्सेस डबल सॉल्ट की फाइट कराने। क्या ये बात समझ में आ गई? इस तरह से तुम देख पा रहे हो लगभग 4 डेज के अंदर, 4 लेक्चर्स के अंदर ये हमारा खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर का टारगेट ये है, ठीक है। अच्छे खासे एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जैसे कि वर्नर थ्योरी के अनुसार बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनते हैं, जब ट्रांजिशन मेटल दोहरा काम करता है, दैट इज टू सेटिस्फाई इट्स प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। सर एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। जैसे अभी अभी बेटा मैंने कोबाल्ट का बताया,
देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चों, देखो ध्यान से, कोबाल्ट, उसमें कितने अमोनिया लगे हुए थे, दैट इज 6 एंड Cl3, ठीक है ना, Cl3। क्या ये बात समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चर है बच्चों किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। अब बेटा यहीं से मैं सारी बातें एक एक करके डिस्कस करूंगा। बच्चों देखो ये जो पहली बात, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने शो कर रखा है, अलग कलर का यूज करते हैं, इन द स्क्वायर ब्रैकेट, इस चीज को बच्चों कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर कौन कौन होता है, मेटल एटम होता है या मेटल आयन होता है। ये मेटल आयन कहां से बिलोंग करेगा मेरे बच्चों, ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो लिगेंड्स होंगे। लिगेंड्स एटम कौन होते हैं मेरे बच्चों, जो डोनर होते हैं। डोनर किसको डोनेट कर रहे हैं, सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहे हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंड इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर दो चीजें आपको मिलेंगी, एक होगा मेटल आयन और एक होगा लिगेंड। ठीक है, चलिए तो पहले मेटल आयन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मेटल आयन एंड हाउ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह सारी बातें कर लेते हैं। देखिए मेटल आयन कहां से बिलोंग करेगा, ट्रांजिशन सीरीज से। अगर ये ट्रांजिशन सीरीज से है तो इसका मतलब ये 3D से हो सकता है, ये 4D से हो सकता है, ये 5D से हो सकता है। ये बात समझ में आ गई, यस और नो? क्योंकि 3D 4D को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि 5D में साइज बड़ा हो जाता है एटम का, और जितना बड़ा साइज एटम का होगा उतना बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जो कि अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। इसीलिए तुम जनरली 3D 4D के ही कॉम्प्लेक्सेस को देखोगे। ये बातें समझ में आ रही हैं? सर क्यों बनाते हैं ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स, बताया था बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। रीजन अगर तुमसे फिर से कोई पूछे तो ये क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसीलिए मेटल आयन जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे निकल ले लो, आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, क्रोमियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, ठीक है ना, बहुत से हैं, बहुत से हैं। यस बच्चों जल्दी से बताओ यहां तक किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से हाथ उठाएं। वेरी गुड, शाबाश। काफी आसान लेक्चर है आज का, इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों बात आती है लिगेंड्स की। मेटल आयन समझ में आ गया, इसके बाद हम बात करेंगे लिगेंड्स की। अब देखिए कुछ बच्चे इसको लीजेंड्स कहते हैं, कुछ लिगेंड्स कहते हैं, आपका जो मन करे आप बोल सकते हैं, मेन चीज तो आपको समझने से है। तो बच्चों देखिए मैं क्या कहूंगा, आयन, आयन भी बोल सकता हूं या कोई मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं। आयन ऑब्लिक मॉलिक्यूल विच डोनेट्स इट्स लोन पेयर, इट्स लोन पेयर। देखिए पता है ना लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्डिंग में हेल्प नहीं करते। जैसे कि अमोनिया की बात करते हैं, देखिए दिस इज द अमोनिया, इस अमोनिया के पास ये लोन पेयर फ्रीली पड़े हैं, और जब भी कोई ऐसा वैकेंट डी ऑर्बिटल इसको दिखेगा, देखिए अगर हम एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल ले लें, मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मान लीजिए उसके अंदर कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी फिलहाल है। ठीक है, ये दो पेयरिंग हो गई और ये सारे उसने खाली कर दिए। तो देखिए इसको यहाँ पे पता लग जाएगा, जैसे ही मैं इस मेटल के पास इस सॉल्यूशन को लाऊंगा या इस चीज को लाऊंगा तो इसको पता लग जाएगा कि वहां पर एम्प्टी स्पेस है, तो यहां पर ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर को डाल देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पे अलग कलर से शो कर देता हूं। तो ये इसने एक अमोनिया मॉलिक्यूल ने डाल दिया, दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल यहां डाल देगा, तीसरा अमोनिया मॉलिक्यूल यहां डाल देगा, चौथा यहां डाल देगा। क्या ये बातें समझ में आई? तो ये जो चीज है, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अमोनिया के हैं, और जब एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो उससे क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, यस,
यहां तक बात समझ में आ गई? तो अगर हम बात करें तो सर कौन कौन से स्पीसीज लोन पेयर दे सकते हैं, तो देखिए बच्चों, एक आयन भी दे सकता है, एक आयन भी अपना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसी सेंट्रल एटम को दे सकता है। जैसे कि मैं बात करूं Cl माइनस, मैं बात करूं Br माइनस, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? I माइनस। अब देखो कौन जल्दी देगा कौन बाद में देगा, हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। Cl माइनस के पास ये नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इनको कहते हैं नेगेटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड। ठीक है मेरे बच्चों? यस, यहां तक बात समझ में आई? नेगेटिव चार्ज लिगेंड या एनायनिक लिगेंड। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड की। देखिए न्यूट्रल के अंदर आ जाएगा अपने पास बहुत ही अच्छा एक लिगेंड है, दैट इज वाटर। वाटर के पास तो दो लोन पेयर हैं। यस और नो, समझ में आ रही है बातें? इसके अलावा आ जाएगा अपने पास अमोनिया मेरे बच्चों, अभी अभी हमने बात की, और अमोनिया के डेरिवेटिव्स भी, क्योंकि अमोनिया के डेरिवेटिव्स के पास भी लोन पेयर होते हैं। देखिए ईएन के नाम से आपको एक लिगेंड मिलेगा। ईएन क्या होता है? इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन। तो देखिए ये इथेन हो गया, और इसके पास हैं ये हमारे इथेन NH2, और यहां पर भी आ जाएगा NH2। ये हमारे पास क्या है? इथेन 1,2 डायमाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? आ रही है या नहीं आ रही? यस मेरे बच्चों, ये है ऑक्सोलेट, ये भी अपने ये नेगेटिव चार्ज दे सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों यहां तक हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है। लिगेंड्स बेसिकली मेन तो दो प्रकार के आपको मिलेंगे, एक होगा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एंड दूसरा होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो कोई उनपे चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल वाले में देखो, न्यूट्रल वाले ज्यादा मिलेंगे। न्यूट्रल वाले क्यों ज्यादा मिलेंगे? क्योंकि उनके पास लोन पेयर हैं, और वो लोन पेयर उनके लिए यूजफुल नहीं है। वो लोन पेयर वो देकर एक तरह से अपना बर्डन हटाना चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपके लिए मैं एक छोटा सा टास्क यहां दे रहा हूं। थर्ड है, मैंने कहा कि पॉजिटिव आयन लिगेंड, पॉजिटिव आयन लिगेंड्स आपको थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। आपको बताना है कि वो कौन कौन से होंगे। दैट इज योर होमवर्क। पॉजिटिव आयन लिगेंड्स कौन कौन से होंगे ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ बच्चों, लिगेंड्स तक किस किस को क्लियर हो गया? अरे यार मैंने होमवर्क दिया था निखिल, मुझे पता था तू बता देगा। चलो कोई नहीं, आपने एक बता दिया निखिल, वेरी गुड। लेकिन इसके अलावा भी दो तीन होते हैं, आप प्लीज बताएंगे। पॉजिटिव आयन लिगेंड्स अपार्ट फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज, वो लोन पेयर डोनेट पसंद करते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों अब मैं बताऊंगा लिगेंड्स की कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं, और वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डेंटिसिटी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो चीज है वो है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, देखिए डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि आखिर लीगेंड, जो हमारा लीगेंड है, वो उसके पास कितने लोन पेयर हैं डोनेट करने के लिए, या फिर वो कितनी एक्टिव साइट से डोनेट कर रहा है। एक्टिव साइट्स इसको कहेंगे। हाउ मेनी एक्टिव साइट्स अ लिगेंड कंटेन। नाउ व्हाट इज एक्टिव साइट्स, ध्यान से देखो। जैसे मैंने बेटा कहा अमोनिया, अमोनिया एक सिंपल सा मैंने एक लिगेंड ले लिया। ठीक है ना, ये अमोनिया मैंने सिंपल सा लिगेंड ले लिया। अब आपको पता है ये तो एक ही तरफ से लिगेंड जो है आयरन को दे सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके अंदर एक ही एक्टिव साइट है ये वाली, जो इस सेंट्रल एटम को अपने लिगेंड दे सकता है। अगर एक ही एक्टिव साइट है तो उसको हम कहेंगे मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, मोनोडेंटेट। इसी प्रकार से अगर मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा लिगेंड है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं मेरे पास है, यस,
इसको ले लेते हैं COO माइनस, ऑक्सोलेट को ले लेते हैं COO माइनस। अब इसमें कितने एक्टिव साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं? लिगेंड यहां से भी अपने लोन पेयर दे सकता है, ये नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर सकता है, और यहां से भी दे सकता है। क्या ये बातें समझ में आ गई? देगा लेकिन सेंट्रल एटम एक को ही। क्या ये बातें समझ में आ गई? तो ये कौन सा हो जाएगा? दिस इज डाइडेंटेट, डाइडेंटेट। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ रही है मेरे बच्चों? हाँ या ना? प्लीज रेज द हैंड अगर आपको डाइडेंटेट समझ में आ गया है। फिर मैं उसके बाद एम्बीडेंटेट समझाऊंगा और फिर हम चिलेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, फिर हम चिलेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको समझाता हूं एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट यानी कि NCS या SCN। ठीक है, यस, NCS या SCN। देखिए, जब SCN होता है, SCN का मतलब है सल्फर के द्वारा अपने लोन पेयर सेंट्रल एटम को गए हैं। तो बच्चों इसको कहते हैं थायोसाइनाइटो। ठीक है, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, थायोसाइनेटो। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन से जाएं, नाइट्रोजन भी दे सकता है यहां पे, सल्फर भी दे सकता है, सेम मॉलिक्यूल है, दो दो एक्टिव साइट्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। क्या ये बातें समझ में आ गई? तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल के पास, याद करो एम्बीडिएट, एम्बीडिएंट जो वर्ड है तुमने पढ़ा था ऑक्साइड्स के लिए, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। वैसे ही अगर किसी लिगेंड के पास दो दो एक्टिव साइट्स हैं और वो कहीं से भी अपने लोन पेयर दे सकता है। अब आप कहोगे सर ये दोनों ही क्यों नहीं दे सकते? हाँ जी, ये दोनों ही क्यों नहीं दे सकते सर, और दोनों देके ऐसे डाइडेंटेट बन जाए? तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता। देखो बच्चों, हमें पता है जब भी आयनिक स्पीसीज सॉल्यूशन में होते हैं तो वहां पर ओरिएंटेशन होती है। आपने शायद स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, एक चीज होती है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना? आयन अगर कोई चीज है, देखो आयन कौन सा पड़ा है सॉल्यूशन में, मैं कह सकता हूं यहाँ पे Fe3+ पड़ा है, मान लो ये सॉल्यूशन में Fe3+ है। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू इट्स वैकेंट ऑर्बिटल। तो मान लीजिए ये NCS का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है, NCS लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो या तो ये इस तरफ से अट्रैक्ट होगा या फिर ये इस तरफ से अट्रैक्ट हो सकता है। यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं NCS, समझ रहे हो? लीनियर होने की वजह से ये सिर्फ एक ही तरफ से अटैक कर पाएगा या फिर एक ही तरफ से दे पाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। बात समझ में आ गई? यस, एक दो आप भी देख लेंगे, दिस इज योर ऑल्सो अगेन सेकंड होमवर्क। और कौन कौन से लिगेंड्स एम्बीडेंटेट होते हैं आप लोग मुझे बताएंगे। यस, हाथ उठा के चलें जल्दी से, किस किस को ये बातें समझ में आ गई? वेरी गुड, काफी इजी चैप्टर है, डोंट वरी। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे वो है चिलेशन। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है आज। नेक्स्ट इज चिलेशन। एक नंबर में भैया ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, चिलेशन। ठीक है, तो चिलेशन समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बना के दिखाता हूं। कोबाल्ट EN देखिए कितना प्यारा कॉम्प्लेक्स है। अब आप कहोगे सर इसमें प्यारा क्या है? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, EN अभी अभी बताया था इथेन 1,2 डाइअमाइन, यानी कि यहां पर अगर कोबाल्ट को एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए
यहां पर एन ने अपने लोन पेयर दिए हैं और वो एन कनेक्ट है कार्बन से, फिर ये वाला कार्बन दूसरे कार्बन से एंड ये वाला कार्बन अपने दूसरे एन से, और इस प्रकार से कनेक्टेड है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? इसी प्रकार से यहाँ पर एक और कार्बन होगा, उसका एक और एन होगा, एक और एन होगा, और इन्होंने अपने अपने लोन पेयर इस प्रकार से दे रखे होंगे, और तीसरा भी आप लोग ऐसे ही बना लेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहां पर एक रिंग बन रही है, देयर इज अ रिंग फॉर्मेशन बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। यस, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? और इस रिंग फॉर्मेशन से क्या होता है, ये दूसरे रिएजेंट से दूर हो जाते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। ड्यू टू दिस चिलेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गेट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, कंडीशन क्या होगी रिंग फॉर्मेशन की? रिंग फॉर्मेशन की सिंपल सी एक कंडीशन होगी बेटा, जो लिगेंड्स होगा वो कम से कम 4 या 5 मेंबर्स की रिंग बनाएगा, 4 या 5 मेंबर्स की रिंग बनाएगा। अगर 4 या 5 मेंबर से कम एलिमेंट वहां पर हैं, कम एटम है, तो वो रिंग नहीं बन पाएगी, इफेक्टिव नहीं बन पाएगी, फिर रिपल्शन हो जाएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में, और वो रिंग टूट जाएगी, और फिर एक ही एक्टिव साइट वहां पर अटैक कर पाएगी। क्या ये बातें समझ में आ गई? रिंग फॉर्मेशन के इसी प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन। क्या ये बात समझ में आई? When a bidentate ligand donates its lone pair to the central atom, then a ring is formed. That ring is known as chelating ring, and that process is known as chelation. इस रिंग को क्या कहते हैं? चिलेटिंग रिंग। यस, यहां तक किस किस को समझ में आ गया? ऑक्जेलेटो भी बनाता है चिलेशन, ठीक है। यहां तक किस किस को समझ में आ गया? जल्दी बताते जाएं, हाथ उठाएं, शाबाश। अभी हमें और भी बातें करनी है, हमें अभी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी लेफ्ट साइड कब होती है, राइट साइड कब होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कब कब होता है। यस, जल्दी से रेज द हैंड। यहां तक किस किस को समझ में आ गया? कम ऑन क्विकली, 4 दिन के अंदर बेटा ये खत्म करना है चैप्टर, 4 दिन से ज्यादा का हैवी नहीं है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, 3 बच्चों को आ गया समझ में। नो डाउट नेटवर्क इशू की वजह से आज हमारे पास सिर्फ 25 बच्चे ही जुड़ पाए हैं। फॉर देम आई हैव प्रिपेयर द लेक्चर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। चलिए जल्दी से चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज है बेटा वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है हमारा। कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या है कि आयन, मेटल आयन के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, इस मेटल आयन के साथ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं वो हम काउंट करेंगे। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। यस गाइस, क्या ये बात समझ में आ गई? बड़ी आसान थी। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं सेंट्रल मेटल के साथ, उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। नाउ आप मुझे इसमें बताएं, अभी अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था COEN3 3+, ये मैंने कॉम्प्लेक्स बताया था। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? बताओ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? ये भी बता दो, और मुझे ये भी बता दो। FeC2O4, दिस इज ऑक्सोलेट 3, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, क्विकली बताएंगे। ओके, निखिल ने बता दिया, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। हाँ जी, देखिए अभी अभी बताया, दिस इज बाइडेंटेट डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल 3 है तो 6। इसी तरह से ये भी एक डाइडेंटेट है तो ये भी कितने बनाएगा? 6। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्या ये बात समझ में आई?
मिनट में खत्म होने वाली है क्लास। यस, सॉरी टू इंटरप्शन, एक्चुअली मेरा नाश्ता आ गया था। यस, तो लेट्स मूव इट। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे क्योंकि हमने सिंपली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड काउंट कर लिया है। नाउ बच्चों यहां तक तो बिल्कुल आसान था ये। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, देखिए यहां मैंने -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखी है, यहां मैंने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखी है। इसका मतलब क्या है, यहीं से समझते हैं कि ये वाला जो मेरा पार्ट है वो मेटेलिक वैलेंसी शो कर रहा है, और यहां मेरा जो ये पार्ट है ये नॉन मेटेलिक वैलेंसी शो कर रहा है। क्या मतलब है इसका, आपको पता ही है कि कोबाल्ट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होंगे, हैलोजेंस होंगे, या फिर यूं कहूं पीरियोडिक टेबल में जो इसके इधर होंगे वो ज्यादा इससे ज्यादा नॉन मेटेलिक होंगे, है ना। और जो आयरन के इस साइड होंगे वो ज्यादा इससे मेटेलिक होंगे। तो उस केस में इस बेचारे को तो वही काम करना पड़ेगा जो नेचर ने इसको कहा है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिए, कोबाल्ट अगर यहाँ हेलोजेंस है, जैसे कि मैं कहता हूं यहाँ पे एक +1 है, तो इसकी वैलेंसी का मतलब क्या है, इसने एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा, हाँ या ना। वैसे 3+ था तो इसका मतलब यहाँ पे 3Cl होंगे, Cl3 होगा। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं? और यहाँ पे 3- है तो मैं यहाँ पे इसको किससे सेटिस्फाई कर दूं, इसको किससे सेटिस्फाई कर दूं मेरे बच्चों, K3 से, हाँ या ना। बातें समझ में आ रही हैं? मतलब कि पोटेशियम ने 3 इलेक्ट्रॉन इस एंटिटी को दे दिए, या फिर इस एंटिटी ने 3 इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड एटम को दे दिए। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। इस तरह से हमारे पास 2 फॉर्मेशन तो ये हो जाएंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इन विच कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक्ट एज मेटेलिक पार्ट, एंड सेकंड वन इन विच कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक्ट एज नॉन मेटेलिक पार्ट। क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि मेटेलिक पार्ट भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो एंड नॉन मेटेलिक पार्ट भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो? यस। तो उस केस में हमारे पास 2 सेंट्रल एटम होंगे, ठीक है, यहां पर लिगेंड्स होंगे और यहां भी लिगेंड्स होंगे। अगर ये पार्ट इस साइड है तो इसका मतलब ये नॉन मेटेलिक है, और ये पार्ट इस टाइम मेटेलिक है। मेटेलिक पार्ट का मतलब ये मत समझना कि मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 प्रकार की फॉर्मेशन होती हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की। ठीक है बच्चों, क्या ये बातें समझ में आ गई? यहां तक जल्दी जल्दी बताते चले, फिर मैं आपको आज बताऊंगा अभी मतलब कि कैसे हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कैसे हम सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इन तीनों का केस लेके करेंगे। जल्दी से हाथ उठाएं बच्चों। यस, यहां तक किस किस को समझ में आ गया? शाबाश, वेरी गुड। काफी आसान था, डोंट वरी। ये चैप्टर के 3 दिन, यानी कि मैं जब आइसोमेरिज्म तक पहुंच जाऊंगा, आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हो सकता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आपको लगे, क्योंकि 2D में समझाना काफी दिक्कत हो जाती है, लेकिन वैसे इस चैप्टर में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अप टू CFT तक। CFT में T2G T1G ये जो है ना, वो जो थोड़ा एनर्जी बैरियर वगैरह है, वहां थोड़ी आपको हो सकता है मतलब एक ब्रेकर सा लगे स्पीड पे, अदरवाइज ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन है, इसके सवाल बिल्कुल मक्खन है। चलिए आगे चलते हैं। बेटा कोई डाउट वगैरह आए प्लीज साथ के साथ क्लियर करते हुए चलना। अब मैं आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मतलब सेंट्रल मेटल की। और समवन आस्क मी माय यूट्यूब चैनल। बेटा है तो ये इतना फेमस नहीं है वैसे, क्योंकि मैं इसको रेयरली यूज करता हूं बच्चे। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब मैंने सोचा था कि शायद हो सकता है मुझे अब ऑनलाइन इन यूट्यूब वगैरह के द्वारा ही पढ़ाना पड़ेगा। दैट टाइम मैंने बनाया था, अभी 2-3 महीने पहले ही। तो कुछ वीडियोस ऑलरेडी हैं NDA वगैरह के रिगार्डिंग में, वहाँ थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करता हूँ। तो एरोन एकेडमी नाम से है बेटा, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ना मिले तो मेरे को मेरे मैसेज पे कर देना, वहाँ पे मैं बस आपकी भलाई के लिए ये लेक्चर्स डालूंगा। चलिए, तो टाइम बहुत कम है बच्चों आज के लिए, तो कैसे हम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे हम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये हम कल सीखेंगे अब। ठीक है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कल निकालना सीखेंगे, यहां तक का प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए
तो मिलता हूँ कंपटीशन वालों बच्चों को कंपटीशन की क्लास में। टिल देन टेक केयर, कोरोना से बच के रहें। बाय बाय बच्चों।